हेलो बच्चों। तो बच्चों आप लोगों ने सीआरटी 16 का पेपर दिया हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो बच्चे हम लोग फिजिक्स, चूंकि सीआरटी 16 आपका फिजिक्स का पेपर था और टॉपिक था इसका ग्रेविटेशन, तो इसी में बच्चे हम लोग हिंदी माध्यम के पहले 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। अगले 25 क्वेश्चन आपको शुभम सर कराएंगे। तो जैसा कि सिंह सर का विजन है बच्चे कि पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, तो इसी मिशन के तहत बच्चे हम लोग डिस्कशन का स्टार्ट करते हैं और आते हैं पहले क्वेश्चन पे। कह रहे कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है, कैपिटल G है, तब 1 किलोग्राम द्रव्यमान को पृथ्वी की सतह से अनंत तक फेंकने में किया गया कार्य होगा। अच्छा देखो भैया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सतह कंसीडर कर लेते हैं, ये आपका 1 किलोग्राम का मास है। ये जो रेडियस है कंसीडर कर लेते हैं, क्या है बच्चे, आपका r है। यहां से अनंत तक फेंका गया है, मतलब जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई, इनफाइनाइट हो गई। इसका मतलब अगर आप यहां से निकालोगे स्थितिज ऊर्जा जो आपकी प्रारंभिक होगी वो क्या होगा बच्चे, आपका माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन क्या होगा आपका कैपिटल का R। अब जरा ये स्मॉल m देखो बच्चे, क्वेश्चन में दे रखा है आपको 1 किलोग्राम, तो जो U इनिशियल होगा वो कितना होगा, माइनस का G M अपॉन R होगा। ऑब्वियस सी बात है। अब यहां पे देखो, जो कि अनंत तक फेंका गया है, तो जो आपका अंतिम स्थितिज ऊर्जा होगा वो क्या होगा बच्चे, क्या होगा, 0 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि भैया यहाँ पे आपकी जो दूरी है वो कितनी हो गई, अनंत हो गई, तो यहाँ पे जो आपकी फाइनल स्थितिज ऊर्जा है वो कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। अब बच्चे वर्क डन होता क्या है, दैट इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, u फाइनल माइनस u इनिशियल, तो यहाँ पे जब माइनस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस पहले से, ये हो गया 0 और ये पहले से ही माइनस है, तो क्या आ जाएगा आपका Gm अपॉन R। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, तो जो यहाँ पे वर्क डन आएगा वो कितना होगा आपका Gm अपॉन R। इसका मतलब जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो होगा बच्चे सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ग्रह की सतह से पृथ्वी गैस क्या कर रहा है, गैस पलायन करती है, पलायन वेग निर्भर करता है। देखो पलायन वेग सिंपल सी बात है, ये याद रखो, क्या होता है बच्चे आपका स्क्वायर रूट 2Gm अपॉन R, ये होता है। मतलब जिस प्लेनेट से किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंका गया है उसके मास पे डिपेंड करता है और उसकी त्रिज्या पे डिपेंड करता है, सीधी सी बात है। तो ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या पे ये डिपेंड करेगा। तो ग्रह का द्रव्यमान आपको दे रखा है पहला, ग्रह की त्रिज्या दे रखा है आपको चौथा। पलायन करने वाले कण, भैया अगर पलायन करने वाले कण की बात करो, मान लो स्मॉल m है, तो इस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना आपका इसके वेलोसिटी, तो सीधे से समझो क्या होगा, दूसरा गलत होगा। तापमान, टेम्परेचर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो यही बच्चे आपका पहला और चौथा सही हो जाएगा। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपका तीसरा होगा। पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए उपग्रह के लिए गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का अनुपात होगा। देखो उपग्रह के लिए गतिज ऊर्जा बच्चे आपको पता है क्या होता है, ये होता है आपका Gm कैपिटल M अपॉन 2R। अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चे आपकी नेगेटिव G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन क्या आता है आपका स्मॉल r। आपसे इनका रेशियो पूछा हुआ है, तो जरा निकालो, आपका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी पूछा हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा बच्चे आपका। ठीक है, चूंकि यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह दर्शाया नहीं गया है आपके इस प्रश्न में, तो आपका जो मैग्नीट्यूड वाइज होगा कितना आएगा, आपका 1/2 आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बच्चे आपका दूसरा। किसी ग्रह का पलायन वेग 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, तब कक्षीय वेग होगा। अच्छा एक सिंपल सी बात ये है कि आप एक रिलेशन जानते हो कक्षीय वेग और पलायन वेग का, कि जो पलायन वेग होता है वो √2 टाइम्स क्या होता है आपका कक्षीय वेग के √2 गुना होता है। यहां से पूछा क्या है, आपका कक्षीय वेग पूछा है, तो VO इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका VE अपॉन क्या देगा आपको √2। तो बस यहाँ पे सॉल्व कर जाओ। VE मतलब आपको दे रखा है VO इक्वल्स टू 2/√2, तो यहां से जो आपका कक्षीय वेग आएगा वो कितना हो जाएगा, √2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो ये आंसर है, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। आते हैं बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो आवर्त काल बच्चे कितना हो जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है कैप्लर्स का तीसरा नियम। कैप्लर्स का तीसरा नियम बच्चे आपसे कहता है कि जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द r क्यूब।
ठीक है। तो चलो एक मान लेते हैं कि T1 जो टाइम पीरियड है वो क्या है आपका पृथ्वी का है, और T2 कंसीडर कर लेते हैं आपका चंद्रमा का है। तो T1 अपॉन T2 अगर हम निकालें यहां से का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं यहां से R1 अपॉन R2 का क्या हो जाएगा होल क्यूब। सिंपल सी बात ये है। अब कह रहे हैं कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या 2 गुनी कर दें। तो भैया R2 को मतलब पृथ्वी की त्रिज्या के 2 गुनी कर दिया गया। तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं T1 बाई T2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे R1 बटे क्या हो जाएगा 2R1 का हो जाएगा आपका ये होल क्यूब। तो एक जरा काम करो यहां से, R1 से R1 तो चला गया, तो T1 अपॉन जब T2 लिखोगे तो ये कितना बचेगा 1/2 की होल पावर क्या आएगा आपका 3। अच्छा ठीक है, ये बटे 2 भी आ जाएगा इधर का, क्योंकि इधर 2 लिखा है, इधर लाओगे तो 1/2 में आ जाएगा। अब T2 आपको निकालना है, तो जब T2 के लिए सॉल्व करोगे तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 2 की घात 3/2 इंटू क्या आएगा आपका T1। अच्छा T1 हमने क्या कंसीडर किया था, ये था आपका पृथ्वी का आवर्तकाल। तो इसका मतलब क्या होगा T2 बराबर 2 की घात 3/2 T1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखो ऑप्शन में तो आपको चौथा ऑप्शन दे देगा। देखिए बच्चे अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि पृथ्वी तल से 400 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता है कोई उपग्रह, रॉकेट को कितनी ऊर्जा दी जाए कि वह उपग्रह को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर ले जाए। देखो कह रहे कि ये अर्थ है, अब यहां से 400 किलोमीटर, यहां से इसकी ये डिस्टेंस है 400 किलोमीटर पे कोई उपग्रह आपका मूव कर रहा है। ठीक है, अब अच्छा रेडियस ऑफ अर्थ जानते हो कितना होता है 6400 किलोमीटर, जो आपको दे भी रखा है। तो यहां पे क्या हो जाए, यहां पे आप इसको कितनी ऊर्जा दोगे कि क्या हो यहां से कि आपका जो उपग्रह है वो क्या हो जाए आपका बाहर, मतलब स्केप कर जाए। ठीक है, तो आप जानते हो बच्चे कि स्केप वेलोसिटी क्या होती है, स्केप वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पे, अगर हम कितनी ऊर्जा देते हैं, बेसिकली एनर्जी जो होगी हमारी टोटल एनर्जी होती है E इक्वल्स टू ये होता है माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन क्या होता है आपका, चूंकि सरफेस पे होता है आपका कैपिटल R, आप यहाँ पे सर्टेन डिस्टेंस पे निकाल रहे हो तो कितना हो जाएगा आपका R प्लस H हो जाएगा, अपॉन 2 भी रहता है। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन क्या देगा यहाँ पे 2R प्लस H। अच्छा ये कुछ वैल्यूज आपको दे रखे हैं, तो देखो भैया यहां से क्या हो जाएगा, जब हम लोग टोटल एनर्जी के लिए सॉल्व करेंगे तो E इक्वल्स टू G का वैल्यू आपको दे रखा है 6.67 इंटू क्या होगा 10 टू पावर माइनस का 11 मास ऑफ अर्थ, ये भी दे रखा है आपको 6 इंटू 10 टू पावर 24 इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भी दे रखा है आपको कितना है, एक उपग्रह है तो उपग्रह का मास देखो भाई कितना दे रखा है 200, तो यहाँ पे लिख जाओ जरा 200 अपॉन 2 R प्लस H कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 6400 प्लस क्या है आपका ये 400। अच्छा एक काम कर लो, इसको चूंकि हमको किलोग्राम में दे रखा है, ये किसमें किलोमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 टू पावर 3 का आप एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर लो। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो देखो यहां से जो टोटल एनर्जी हो जाएगी वो कितनी होगी, तो ये तो हो जाएगा आपका 6 2 12। पहले हम लोग पावर को सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस का 11 और ये आपका कितना हो जाएगा 10 टू पावर 26 ओवरऑल, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 10 टू पावर 15 बच जाएगा। ठीक है, तो 12 गुने कितना हो जाएगा 6.67 इंटू क्या आ जाएगा आपका 10 की घात 15 अपॉन कितना होगा यहाँ पे 2, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6800 इंटू क्या आ जाएगा बच्चे आपका 10 की घात 3। अब इसको जरा सॉल्व कर जाओ तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 बच जाएगा यहाँ पे, और जरा सॉल्व करो इसको तो कितना होगा 6 इंटू 6.67 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस 3 को लेके चले जाओ ऊपर, तो ये क्या देगा आपको 10 टू पावर 12 दे देगा अपॉन ये कितना हो जाएगा आपका 6800। अब ये जो पावर इसको हटा दो, जीरो को भी हटा दो, तो यहां से क्या बचेगा आपका 6 इंटू 6.67 बटे यहाँ पे आ जाएगा आपका 68 इंटू क्या बचेगा आपका 10 टू पावर 10। अब एक काम कर लो, अगर हम इस डेसिमल को यहाँ पे रख दें, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन हम लोग यूज कर लेते हैं, इस डेसिमल को हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो एक 10 यहाँ पे और बढ़ जाएगा, और इस होल वैल्यू को हम लोग अप्रोक्सीमेशन से कट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 6 गुणे 10 की घात कितना आ जाएगा यहाँ पे 9,
ये दे देगा बच्चे आपको एनर्जी, और किसमें आएगा आपका जूल। तो 6 गुणे 10 की घात 9 आया है। तो जरा देखो कि 6 के आसपास कौन दे रहा है आपको, तो दूसरा ऑप्शन आपको दे देगा, मतलब 5.89, तो लगभग 6 के आसपास होगा। तो यही हो जाएगा बच्चे आपका फाइनल आंसर, 5.89 इंटू क्या होगा आपका 10 की घात 9, ये आएगा बच्चे आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, कि भुजा के वर्ग के चारों कोने पर रखे बराबर द्रव्यमानों के कणों की निकाय की कुल गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हमको निकालनी है। देखो कुल गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा दे रखा है, कह रहे कि वर्ग है और इसके चारों कोनों पे बच्चे क्या रखे हुए हैं, बराबर द्रव्यमान रखा हुआ है। ये स्मॉल एम चारों कोनों पे रखा है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये साइड क्या है आपका ए है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड आपका ए है। चारों की आपकी भुजाएं दे रखी हैं जो कि क्या है आपकी ए और ए है। तो कुल गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पूछा है, तो आपको पता है कि जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे उतने ही क्या होंगे हमारे अलग अलग एनर्जीज निकलेंगी। देखो एक सिंपल सी बात ये याद रखो कि पहले कैसे इसको कैलकुलेट करोगे। इसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है कि ये मास पहले कॉम्बिनेशन बनाओ। देखो पहला कॉम्बिनेशन ये बनाएगा इसके साथ, दूसरा कॉम्बिनेशन ये इसके साथ, और देखो फिर क्या होगा। देखो एक एक करके चलो, मैं बताता हूं आपको, जरा समझना बहुत ध्यान से। टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, पहले तो एक मास को फिक्स कर लो, ये फिक्स कर लिया, ये आपका मास है, माइनस का क्या हो जाएगा यहां से जी, और चूंकि ये मासेस सेम है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जी एम स्क्वायर अपॉन क्या देगा आपको ए, ये आ गया। अब इस मास के लिए देखो तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस का जी एम स्क्वायर अपॉन ए। अब इस मास को कर दो कट यहां से, ठीक है। अच्छा ये भी एक, रुक जाओ अभी, एक ये आपका डिस्टेंस बच रहा है, तो ये हो जाएगा आपका √2a, तो यहां पे भी निकाल जाओ, इसके लिए क्या आ जाएगा जी एम स्क्वायर अपॉन क्या देगा आपका √2a, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन खत्म, तो ये मास भी क्या कर दो खत्म कर दो, यहां से आपने इसको कट कर दिया। अब आगे आओ, इस मास को ले लो, इस मास के लिए कॉम्बिनेशन देखो, एक कॉम्बिनेशन ये बन रहा है, तो माइनस क्या हो जाएगा यहां से जी एम स्क्वायर बाई ए, और दूसरा ये डायगोनल वाला हो रहा है, तो ये डिस्टेंस आपको पता है √2a है, माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे जी एम स्क्वायर अपॉन क्या देगा आपको √2a दे देगा, ठीक है। अब इसके लिए कॉम्बिनेशन हो गए, इसका मतलब इसका भी काम खत्म, तो इसको भी क्या कर दिया आपने कट कर दिया। अब वापस आ जाओ, ये तो ये कॉम्बिनेशन क्या देगा, कुछ यही कॉम्बिनेशन देगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा आपका जी एम स्क्वायर बाई ए। तो ऐसे कुछ आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जरा ध्यान से देखो भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार, ये भी सेम है, ये भी सेम है, और देखो एक चार क्वांटिटी सेम है, तो यहाँ पे हम लोग जब निकालेंगे टोटल स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, माइनस का 4 जी एम स्क्वायर अपॉन क्या देगा ए, माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 2 जी एम स्क्वायर अपॉन क्या देगा यहाँ पे आपको √2a दे देगा, ठीक है। एक जरा काम कर जाओ यहां से कि कुछ ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे कॉमन, तो जब कॉमन लोगे तो देखो क्या हो जाएगा यहां से, सो क्या ले सकते हो कॉमन, ले लो भाई कॉमन यहाँ पे। तो बेसिकली ऐसा करो कि जी एम स्क्वायर अपॉन, चूंकि यहाँ पे लेंथ एल दे रखी है, तो एक काम करना कि जहां जहां ए लिखा हुआ है वहां वहां आप एल लिख लेना, ठीक है। देखो आंसर में एल भी दिया हुआ है, ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। ये जो ए दे रखा है जहां पे वो क्या हो जाएगा आपका एल हो जाएगा, ये हो जाएगा एल एल, ये भी एल होगा, और यहाँ पे भी एल, यहाँ पे भी एल, और ये भी एल होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी करेक्शन कर लेना, ये भी एल होगा और सेम आपका इधर भी एल होगा। ये दे रखा है, एक काम कर लेते हैं जीएम स्क्वायर बाई एल को ले लेते हैं कॉमन, दो और कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा, निगेटिव को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 2 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 1/√2। ये तो एक काम कर लो, सिंपल सी बात है कि ये जो 2 लिखा हुआ है, एक में रुक जाओ, इसको कॉमन मत लो, ऐसे लिखा रहने दो जीएम स्क्वायर बाई एल, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस चूंकि ले रखा है आपने 4, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे √2। अब बहुत ईजी हो जाएगा। अच्छा 4 प्लस √2 लिखा हुआ है, √2 का वैल्यू होता है 1.41, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 5.41, यही दे देगा आपको आंसर। तो जो आपकी टोटल एनर्जी आ जाएगी कितना आएगा, माइनस का 5.41 जी एम स्क्वायर अपॉन एल, ये आ जाएगा बच्चे आपका टोटल स्थितिज ऊर्जा, जो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर गति करते हुए उपग्रह की कुल ऊर्जा, देखो कह रहे हैं कि h ऊंचाई पे कुल ऊर्जा पूछा हुआ है आपसे, ठीक है। तो ऑलवेज याद रखिए, अभी आपने पढ़ा भी है, क्या था आपका माइनस का g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन क्या हो जाएगा 2, और ये क्या होगा आपका RE प्लस h। जितनी भी हाइट पे हो बस उसको रेडियस ऑफ अर्थ से क्या करना है आपको ऐड कर देना है, वही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका 4th। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी तल से पलायन वेग निर्भर नहीं करता,
फिर से आ गया पलायन वेग, तो पलायन वेग के लिए सिंपल सी बात ये याद रखो, v इक्वल्स टू क्या होता है आपका 2gm/r, ये बात सिंपल सी याद रखनी है। तो ये देखो भाई, अगर हम लोग स्मॉल g के टर्म में लिखे तो यही फॉर्मूला हमारा कुछ ऐसे बनता है, दैट इज नथिंग बट 2gr। तो g पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सही बात है। रेडियस ऑफ अर्थ पे भी डिपेंड करता है। प्रक्षेप कोण मतलब किसी एंगल पे डिपेंड नहीं करता, किसी भी आप अगर एंगल से इसको फेंकोगे तो क्या होगा, वो इसके वेलोसिटी आपकी सेम ही रहेगी। इसका मतलब क्या होगा, प्रक्षेप कोण पे ही निर्भर नहीं करेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। गुरुत्वीय बल है, जो कि गुरुत्वीय बल आपको पता है संरक्षी बल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये हमेशा आपकी एक रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं, ठीक है, इसीलिए क्या होते हैं, ये संरक्षी बल होते हैं। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि m1 और m2 द्रव्यमान के दो ग्रह एक दूसरे से r दूरी पे हैं। m1 और m2 मान लेते हैं ये दो ग्रह हैं और इनके बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है, ये क्या है बच्चे आपकी r है। m द्रव्यमान का एक उपग्रह पलायन वेग, एक उपग्रह का पलायन वेग दोनों ग्रह के मध्य बिंदु से क्या होगा। अब यहां पे आपको निकालना है क्या, इसका पलायन वेग। तो देखो कह रहे हैं कि मध्य बिंदु से आपको निकालना है इनका पलायन वेग, तो मध्य बिंदु से इसका जो पलायन वेग होगा बच्चे वो क्या होगा। तो एक सिंपल सी बात ये याद रखो कि यहाँ पे क्योंकि एक सर्टेन वेलोसिटी से ये मूव कर रहा होगा, तो यहां हम कंसीडर कर लेते हैं कि m द्रव्यमान है। तो पहले तो इनकी निकालो बच्चे आप स्थितिज ऊर्जा, जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, Gm1 m अपॉन, मान लेते हैं ये डिस्टेंस क्या है आपका r1 है, क्या हो जाएगा यहाँ पे r1। अब यहां से जब सॉल्व करोगे तो चूंकि मध्य बिंदु पूछा है तो ये r1 का वैल्यू एक्चुअली कितना होगा, r1 का वैल्यू होगा यहाँ पे r/2। अच्छा चलो यहाँ पे हम लोग जरा इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा g, ये हो जाएगा m2, ये m अपॉन क्या देगा आपको r2, ये भी वैल्यू क्या होगी आपकी r/2, ये भी क्या होगा आपका r/2। ये सिंपल सी बात याद रखनी है। अब ये जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी ये किसके इक्वल होगी, ये देखो इसकी कहने का मतलब ये है कि जो इस पिंड की गतिज ऊर्जा है वो इन पिंड की स्थितिज ऊर्जा से क्या होना चाहिए, या तो ज्यादा होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए, तभी ये क्या होगा आपका प्रोजेक्ट करेगा, मतलब इसके वेलोसिटी गेन करेगा। तो भैया यहाँ पे लिख जाओ जरा, हाफ mv² इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से g, और यहाँ पे आ जाएगा आपका m1 m2 आपका ऊपर आ जाएगा अपॉन क्या आएगा r प्लस 2, ये हो जाएगा Gm2m अपॉन क्या दे देगा आपको r, ठीक है। अगर आप देखो तो r दोनों में ही क्या है आपका कॉमन है, तो यहां से जब आप चूंकि हमसे वेलोसिटी पूछा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा mv² इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे, देखो एक काम कर लो कि r को चूंकि एलसीएम है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 कैपिटल G स्मॉल m को ले लो कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा m1 प्लस m2 अपॉन क्या देगा आपको r, कुछ ऐसा वैल्यू आएगा, तो m से m चला गया। तो यहां से जब आप वेलोसिटी निकालोगे तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू ये दे देगा, चूंकि यहाँ पे भी हाफ था तो ये हो जाएगा 4, ये आ जाएगा 4 और ये चला जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये आ जाएगा आपका 4 भी जाएगा आपका स्क्वायर रूट के अंदर, तो इसको भी साथ में ले जाओ तो हो जाएगा 4g, ये आएगा आपका m1 प्लस m2 अपॉन क्या दे देगा r। अब ये 4 को बाहर ले आओ तो वेलोसिटी विल बिकम कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट Gm1 प्लस m2 बटे क्या दे देगा आपको r। ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जब एक वस्तु दूसरे से गुरुत्वीय क्षेत्र में गति कर रही होती है तो निम्न में से कौन सी राशि आपकी संरक्षित रहती है। कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। बच्चे ये आपने पढ़ा था कैप्लर्स के दूसरे नियम में कि मतलब आपका जो एरियल वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, नियत रहता है, और चूंकि कुल यांत्रिक ऊर्जा भी क्या होगी उसकी नियत रहती है। ऑब्वियस सी बात है एनर्जी कंजर्वेशन तो फॉलो करेगा। तो इसका मतलब है कि ये कोणीय संवेग ये आपने ऐसा पढ़ा होगा दूसरे लॉ में कैप्लर के, dA/dt इक्वल्स टू L/2m इक्वल्स टू क्या होता है आपका कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब पहला भी सही है दूसरा भी सही है, तो चौथा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ए व बी दोनों। कह रहे कि द्रव्यमान m को 2r, देखो यहां पे कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसे कह रहा है कि ये 2r हो गई इसकी त्रिज्या अर्थ की, यहाँ पे 2r कक्षा में कोई भी एक उपग्रह क्या कर रहा था आपका ट्रेवल कर रहा है, ये आपको डिस्टेंस दे रखी है दैट इज 2r। अब कह रहे कि एक इसके ऊपर और यहाँ पे कक्षा है और उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या कंसीडर कर ले हम लोग 3r, ये क्या हो गया आपका 3r। तो ये आवश्यक ऊर्जा पूछी हुई है, तो भैया जो इनकी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा वही क्या हो जाएगा आपका आवश्यक ऊर्जा हो जाएगा।
तो यहां से निकाल लो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या होगा आपका, यू फाइनल माइनस क्या हो जाएगा, यू इनिशियल। तो जरा निकालो यहां से क्या होगा। देखो यू फाइनल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यू फाइनल इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन टोटल यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका 3r, ये हो जाएगा 3r। अगर हम लोग यू इनिशियल निकालेंगे यहाँ के लिए तो हमें यू इनिशियल क्या देगा, ये भी अच्छा निगेटिव होगी ऑब्वियस सी बात है, माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन क्या देगा आपको 2r। जरा यहाँ पे जरा वैल्यूज को रख जाओ और सॉल्व करो। तो यहां से जो डेल्टा यू का वैल्यू देगा वो कितना आ जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 3r प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां बचेगा आपका जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन क्या देगा आपको 2r। अब इसको जरा सॉल्व कर जाओ। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्या था आपका, ये बचेगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन क्या आ जाएगा आपका 6r। यही दे देगा आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जो आपका रिक्वायर्ड एनर्जी होगा। तो देखो भाई कोई ऑप्शन दे रखा है क्या, तो आपका चौथा ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी ग्रह की त्रिज्या अगर r है, घनत्व रो हो, तो ग्रह का जो पलायन वेग होगा बच्चे वो क्या होगा, इसके बारे में बात हो रही है। तो अच्छा आपने पढ़ा है कि v इक्वल्स टू क्या था आपका, दैट इज 2, ये था आपका जी एम अपॉन आर। तो भैया इस मास को जरा रख जाओ, तो मास को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहां से क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 2, ये हो जाएगा जी अपॉन आर, ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखोगे तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आर से आर चला जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, अगर डेंसिटी के लिए लिखे हम लोग तो इसके वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रूट रो, और आर आ जाएगा आपका बाहर। तो आर रूट रो हो जाएगा, मतलब सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो 14 का करेक्ट आंसर है वो होगा आपका सेकेंड। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का मान पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का 75% कम हो जाएगा। बच्चे ये जरा मार्क समझिएगा, कह रहा है कि 75% आपका कम हो गया है, इसका मतलब बचा कितना, बचा आपका ये 25%। तो आप जानते हो कि g आपका सर्टेन हाइट पे क्या होता है, दैट इज नथिंग बट g r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। तो जब ये वैल्यू कह रहा है कि 25% रह जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, g/4 इक्वल्स टू क्या होगा g, और यहाँ पे आ जाएगा आपका r प्लस h का होल स्क्वायर। तो ये g से g चला गया, इसको एक काम कर लो, इसको रिवर्स कर जाओ। तो ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू आपका आएगा r प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को उधर लेके जाओगे तो कितना बचेगा आपका स्क्वायर रूट 4, जो कि क्या देगा आपको 2, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस h बाई आर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा 2 माइनस का 1 इक्वल्स टू क्या देगा आपको h बाई आर। तो जो h का वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चे आपका r का इक्वल हो जाएगा। तो मतलब अगर हम जितनी आपकी त्रिज्या है उतना ही ऊपर क्या ले जाएं, किसी भी ऑब्जेक्ट को ले जाएं पृथ्वी की सतह से, तो वो हाइट क्या होगी, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगी। तो इसका मतलब आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या आ जाएगा आपका 15, मतलब 15वें का पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 1 किलोग्राम चीनी की कहां पर खरीदना ज्यादा फायदेमंद होगा। तो देखो भाई यहाँ पे एक सिंपल सी बात याद रखो बच्चे, ये होता है आपका इक्वेटर और यहाँ होता है आपका पोल। यहाँ की जो g की वैल्यू होती है वो क्या होती है, g इज नथिंग बट ये होता है आपका g माइनस का ओमेगा स्क्वायर r, और यहाँ पे g डैश इक्वल टू क्या होता है, g के इक्वल होता है। इसका मतलब इधर से इधर जाओगे तो क्या होगा आपका वेट बच्चे इंक्रीज होगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। ये सीधी सी बात समझो। अब अच्छा वेट ऑफ द इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर आपको क्या करना है, चीनी खरीदनी है, तो चीनी खरीदनी बच्चे कहां पे होगा, इक्वेटर पे ज्यादा फायदेमंद होगा। कहां पे फायदेमंद होगा, इक्वेटर पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका वेट ज्यादा होगा। ठीक है, वेट कैसे ज्यादा होगा वो मैं बताता हूं आपको क्यों होगा। क्योंकि अच्छा देखो सपोज करो 1 किलोग्राम चीनी वो यहाँ पे थी 1 किलोग्राम, तो ये क्या होगा, सिंपली क्या लिखोगे W इक्वल्स टू mg। ठीक है, तो यहाँ पे g तो आपका क्या है, बिल्कुल सही है। अब लेकिन यहाँ पे g का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। तो भैया एक बात बताओ कि वही जो 1 किलोग्राम भार था यहाँ पे, अब क्या हो जाएगा, उसको ज्यादा करने के लिए मास आपको ज्यादा करना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब यहाँ पे वही 1 किलोग्राम चीनी का जो मास होगा वो 1 किलोग्राम से ज्यादा होगा। इसका मतलब है इक्वेटर पे चीनी खरीदना ज्यादा फायदेमंद होगा कंपेयर टू द पोल। ठीक है, तो भूमध्य रेखा मतलब आपका इक्वेटर ही आ जाएगा आंसर, जो कि क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं कि यम द्रव्यमान के भुजा कण
चार भुजा के वर्ग कोनों पर रखे गए हैं, केंद्र पर आपसे विभव पूछा हुआ है। तो केंद्र पर अगर आप विभव निकालोगे तो पहले तो ये डिस्टेंस निकाल लो भाई, आपकी डिस्टेंस कितनी आएगी, क्योंकि पूरा क्या है a√2, तो हाफ कितना होगा a√2 बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका हाफ डिस्टेंस। तो भाई जरा पोटेंशियल पूछा हुआ है आपसे, तो चारों मासेस की वजह से आपका पोटेंशियल होगा, तो नेट पोटेंशियल जो आएगा माइनस का क्या हो जाएगा 4 gm अपॉन ये जो डिस्टेंस है कितनी हो जाएगी a√2, और ये 2 आ जाएगा आपका ऊपर, माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे बेसिकली अगर इसको आप सॉल्व करोगे ऊपर ओवरऑल तो ये क्या देगा माइनस का 8, ये क्या आ जाएगा gm अपॉन क्या देगा आपको a√2, ये आ जाएगा। अब एक काम कर लेते हैं, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, तो √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या देगा माइनस का 8 √2 gm अपॉन क्या आ जाएगा 2a, तो इसको जरा सॉल्व कर जाओ, ये आ जाएगा 4। तो जो नेट पोटेंशियल देगा वो कितना आएगा माइनस का gm और क्या है 4√2 भी है साथ में, अपॉन क्या रहेगा आपका a, यही आ जाएगा आपका आंसर, मतलब दूसरा ऑप्शन का क्या होगा करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किसी दूसरे ग्रह की सतह पर g का मान होगा जिसका द्रव्यमान क्या है पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी हो, जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या क्या हो आपका पृथ्वी की त्रिज्या का क्या हो दोगुनी हो, और हाँ दोनों ही क्या है बच्चे आपका दोगुना हो जाए। तो अच्छा जानते हो आपकी g का वैल्यू क्या होता है, दैट इज नथिंग बट gm अपॉन r स्क्वायर, जो सरफेस ऑफ अर्थ पे होता है। अगर किसी अदर प्लेनेट की बात करोगे तो हम कंसीडर कर लेते हैं वो g डैश इक्वल्स टू हम मान लेते हैं उसका प्लेनेट का मास क्या है mp अपॉन उसकी जो रेडियस क्या है वो re है। तो जब यहाँ पे एक बात सिंपल सी याद रखो कि कैपिटल G तो आपका क्या हो गया सार्वत्रिक गुणांक हो गया, ये आपका किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, तो जो g डैश का वैल्यू हो जाएगा वो क्या होगा g इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे मास अर्थ इंटू क्या हो जाएगा 2 गुणे रेडियस ऑफ अर्थ, तो यहाँ पे 2 इंटू r का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 gm अपॉन क्या देगा आपको 4r स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका हाफ, तो g डैश इक्वल टू क्या देगा आपको gm अपॉन क्या देगा आपको 2r स्क्वायर। अच्छा ये वैल्यू आपको पता ही है क्या था आपका g, तो ये क्या हो जाएगा g/2 हो जाएगा, मतलब g का क्या हो जाएगा आधा रहेगा, तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 19, किस ऊंचाई पर g का मान अपनी सतह के मान का आधा होगा, तो कह रहा है सतह के मान का आधा, तो सर्टेन हाइट पे आप जानते हो क्या होता है g डैश g ये होता है आपका r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है सिंपल सी बात ये है। तो आधा की बात करें तो g/2 हो जाएगा, यहाँ पे g इधर क्या है आपका r/r प्लस h का होल स्क्वायर, तो ये g से g चला गया, तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1/2 इक्वल्स टू r अपॉन r प्लस h, ये आ जाएगा आपका √2 में। अब इसको जरा सॉल्व कर जाओ, इसको रिवर्स कर दो तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस ये देगा आपको h/r इक्वल्स टू आपका आएगा कितना √2, तो ये क्या बचेगा आपका h बाई कैपिटल R इक्वल्स टू आएगा आपका √2 माइनस 1, तो h इक्वल्स टू क्या होगा √2, अच्छा √2 का यहाँ पे वैल्यू रख जाओ 1.414 माइनस क्या होगा 1 टाइम्स हो जाएगा R, तो यहाँ बचेगा 0.414 गुणे क्या हो जाएगा आपका R, ये दे देगा बच्चे आपको हाइट। तो अगर आप देखोगे तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 20 पे, कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज है। एक बात याद रखो कि अगर आपके कॉर्नर पे मासेस सेम है, ठीक है, तो आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है, कॉर्नर पे ईच कॉर्नर पे मासेस क्या है सेम है, तो सेंटर पे आप कोई भी मास रखो, कितने भी यूनिट का मास रखो, हमेशा जो सेंटर पे आपको फोर्स देगा वो क्या देगा 0 देगा, कोई भी एक क्लोज्ड पॉलीगॉन हो। तो अगर मासेस सेम है तो आपका जो भी एफ नेट आएगा वो कितना आएगा बच्चे, वो 0 ही आएगा, ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है बच्चे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या आएगा आपका 0 आएगा, ठीक है। लेकिन याद रखना कि अगर द्रव्यमान समान है तभी 0 होगा, अगर द्रव्यमान असमान हो गए तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। देखो भाई आ जाओ 21 नंबर क्वेश्चन पे, कह रहा है किसी जगह पर g का मान 9.8 है, यदि पृथ्वी समान रूप से अपने आकार की आधी सिकुड़ जाए और अब समान बिंदु पे g का मान होगा। कह रहे कि पृथ्वी समान रूप से अपने आकार की आधी हो जाए लेकिन इसका द्रव्यमान और केंद्र बच्चे क्या हो आपका ना बदले, तो अब समान बिंदु पर आपसे पूछा हुआ है कि g का मान क्या होगा। देखो चूंकि वो पॉइंट जो है वो आपका सेम है और इसका द्रव्यमान भी सेम है, तो जो g का वैल्यू होगा बच्चे वो क्या होगा आपका सेम ही रहेगा, जो कि आपका क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड,
ये एक सिंपल सी बात याद रखिएगा, अगर यहाँ पे केंद्र और क्या होता, केंद्र अगर बदल जाता तो आपका जी का वैल्यू चेंज होता, क्योंकि केंद्र वही है, इसका मतलब जो जी का वैल्यू है वो एज इट इज रहेगा, मतलब क्या होगा आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका सही उत्तर होगा। पृथ्वी के केंद्र पे पिंड का भार, चूंकि पृथ्वी के केंद्र पे आपका जो जी होता है वो 0 होता है, तो जी अगर 0 है तो भैया आपका जो वेट होगा वो भी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका पहला। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। यदि त्रिज्या r0 के वृत्तीय कक्षक में उपग्रह का परिक्रमण काल दे रखा है t, तो त्रिज्या 4r0 वाले किसी दूसरे उपग्रह का परिक्रमण काल होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी आपने पढ़ा था, तो t1 स्क्वायर अपॉन क्या होगा, t2 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप, r1 बाई r2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे होल क्यूब। तो t1 चूंकि लिखा हुआ है यहाँ पे, t दे रखा है तो इसे कर दो t स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे t2 स्क्वायर इक्वल्स टू R1 है बच्चे आपका R0 और R2 दे रखा है 4R0 का होल क्यूब, तो R0 से R0 चला गया, तो यहां से क्या आएगा आपका t स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन 4 टू पावर होल 3। तो यहां से जब t2 के लिए सॉल्व करोगे तो t2 स्क्वायर इक्वल्स टू, अच्छा एक काम कर लो यहाँ पे, इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, तो t अपॉन t2 हम लोग अगर यहां से निकालेंगे तो क्या देगा 1 अपॉन 4 टू होल पावर हो जाएगा यहाँ पे 3/2। तो यहां से जरा सॉल्व करो, तो t2 इक्वल्स टू क्या होगा, ये आ जाएगा 4 टू पावर 3/2 इंटू क्या आ जाएगा आपका t, कुछ ऐसा दे देगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना 2 की घात 3 मतलब हो जाएगा 8t। यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर चौथा, 8t हो जाएगा बच्चे आपका फाइनल आंसर। 24 उपग्रह में सरल लोलक का परिक्रमण काल होगा। चूंकि आप जानते हो कि हम लोग परिक्रमण उपग्रह में बात करें तो बच्चे एक कंडीशन होती है आपकी वेटलेसनेस की, तो जब वेटलेसनेस की बात करते हैं तो बच्चे क्या होता है आपका जी होता है 0। अगर जी हो गया बच्चे आपका 0 तो टी इक्वल टू जानते हो क्या होता है 2 पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी। अगर ये क्वांटिटी 0 हो गई तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा आपका अनंत हो जाएगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा आपका पहला होगा। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा कि उपग्रह की पृथ्वी की सतह से पलायन वेग करने के लिए आवश्यक है और पृथ्वी की सतह के पास परिक्रमण करने, मतलब आपसे ये पूछा है स्केप जब वेलोसिटी होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जब ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है। अच्छा पहले हम लोग जरा स्केप के लिए देख लेते हैं, तो मान लेते हैं उसका काइनेटिक एनर्जी क्या है आपका के ई फर्स्ट, तो हो जाएगा यहाँ पे हाफ एम वी वन स्क्वायर। v1 आपका हमने क्या बोला है, इसको स्केप वेलोसिटी बोला हुआ है तो वी लिखा रहने दो। कंसीडर कर लो काइनेटिक एनर्जी सेकंड केस में आपको दे रखा है हाफ, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर। अच्छा आप जानते हो कि एक रिलेशन होता है वी इक्वल्स टू रूट 2 टाइम्स ये आता है आपका वी नॉट, तो बस दोनों को डिवाइड कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट केस टू द काइनेटिक एनर्जी इन सेकेंड केस, तो हाफ से हाफ चला गया, मास से मास चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 वी नॉट स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर, तो वी नॉट से वी नॉट चला गया तो कितना आ जाएगा 2:1। यही हो जाएगा आपका आंसर, जो कि होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो थैंक यू सो मच बच्चों, इसके आगे के क्वेश्चन आपको कराएंगे शुभम सर। सो आप अच्छे से पढ़ते रहिए और ये सारे टेस्ट बच्चे आप अच्छे से देते रहिए। सो थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक डिस्कशन जो था वो आपके चहेते सर, अब नाम बताने की जरूरत नहीं है, शिवम सर ने किया था। अब उसके बाद का जो डिस्कशन है वो मैं कर देता हूं, ठीक है। तो चलिए एंजॉय करते हुए क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। एंजॉय जब तक हम नहीं करेंगे कोई मजा नहीं होता क्वेश्चन का। अब जैसे देखो क्वेश्चन में जो बोला गया उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग और डायग्राम वाइज बनाते हुए चलेंगे। जितना प्यारा डायग्राम उतना ज्यादा आनंद, आनंद ही आनंद। अगर जिंदगी में चाहिए आनंद तो उसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये देखिए ये आर, हम लोग मान लेते हैं कि इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस भी आर है, ऐसा मान लेते हैं। अब देखिए पूछा जा रहा है कि इनके बीच में आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अब जब डेंसिटी इसकी रो मान लीजिए, डेंसिटी डी मान लीजिए, डेंसिटी डी मान लीजिए, इसकी भी डेंसिटी डी मान लीजिए, तो मास हमेशा होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब।
ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और g इक्वल टू, भाई f लिखना है तो f इक्वल टू g, उसके बाद m का स्क्वायर अपान डिस्टेंस, भाई इसका सारा मास यहां मानेंगे, इसका सारा यहां मास यहां मानेंगे, डिस्टेंस कितनी 2r, यानी 4r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर यानी 4r का स्क्वायर। अब हम लोगों को लिखना है, डायरेक्ट लिख देते हैं g अपान 4r स्क्वायर इंटू 16/9 पाई r की पावर, पाई स्क्वायर r की पावर 6 d की पावर 2 ऐसा कुछ मिलेगा। अब यहां से हम लोग चाहेंगे तो 4 से ये कटेगा, 4 आ जाएगा, और आर स्क्वायर से ये कटेगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से एग्जैक्ट वैल्यू अब की आ गई 4/9 जी पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ये आर की पावर 4 आएगा प्रभु, आर की पावर 4 डी स्क्वायर। तो 4/9 जी पाई स्क्वायर आर की पावर 4 डी स्क्वायर। तो इस तरीके से 26 का आंसर हो गया दूसरा, 26 का सॉरी पहला, पाई आर डी स्क्वायर, यहां पे 4/9 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है क्योंकि अणुओं का पलायन वेग, ठीक है, जो VRMS है वो ज्यादा है किससे, पलायन वेग से, पलायन वेग से ज्यादा है। कहां पे, चंद्रमा पे। इसीलिए वहां पे इन्वायरमेंट नहीं है, कोई वायुमंडल नहीं है, तो गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यमूल से कम होता है। ये क्लियर है। इसे हम बोलते हैं वर्ग माध्यमूल, वर्ग माध्यमूल, रूट मीन स्क्वायर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह में बैठे व्यक्तियों के पास है, शून्य द्रव्यमान तो नहीं होगा, वजन शून्य होता है क्योंकि रिएक्शन फोर्स जो नॉर्मल उस पे लगता है, अभिलंब लगता है, वो क्या होता है, 0 होता है। प्रतिक्रिया बल शून्य होता है, प्रतिक्रिया बल शून्य, बल शून्य। तो भाई वेट कितना फील होगा, 0, तो शून्य वजन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही गलत कथन का चयन करें। हमें पता है कि जब किसी कक्षीय वेग की बात करेंगे, v कक्षीय वेग, तो ये ऐसा लिखा जा सकता है रूट में gm/r, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी gm/r होगा। अब देखिए यहां से क्लियर है कि वो कक्षीय वेग त्रिज्या के साथ बढ़ता है, जी हाँ ये सही है। आपसे पूछ के रखा गया है गलत कथनों का चयन करें। एक मिनट, पहला पूछ रहा है कि गलत कथन का चयन करें, तो त्रिज्या कृत्रिम किसी उपग्रह का कक्षीय वेग कक्षा की त्रिज्या के साथ बढ़ता नहीं, घटता है। क्या होता है, घटता है, क्योंकि देखिए रेडियस के, ठीक है। पूछ रहा है इसमें से गलत कथन कौन सा है। पृथ्वी की सतह से किसी कण का पलायन वेग उसकी गति पर निर्भर करता है जिससे उसे छोड़ा गया है। पृथ्वी की किसी उपग्रह की समयावधि कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती। तो 29 का अगर हम लोग देखेंगे तो 29 का हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है, दूसरा गलत हो जा रहा है, और समयावधि निर्भर नहीं करती, जबकि हमें पता है निर्भर करती है, t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। तो ये भी गलत है। कक्षीय वेग कक्षा की त्रिज्या के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो देखिए ये यही बोल रहा है कि v ऑर्बिटल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r के होगा, सही है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट चौथा ही सही है। इस तरीके से गलत पूछा है तो पहला, दूसरा और तीसरा हो गया। 30 देखते हैं। 30 का अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पूछ रहा है कि कौन सा प्रासंगिक कथन नहीं है। केपलर का दूसरा नियम कोणीय संवेग के संरक्षण पर नियम पर आधारित है, जी हाँ सही है। दूसरा जो नियम है उनका वो संरक्षण, कोणीय संवेग के संरक्षण पर आधारित है। वहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, dl/dt, ये 0 लेते हैं, यानी l क्या होता है, कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट होता है, स्थिरांक होता है। यही है।
प्रत्येक ग्रह सूर्य के वृत्ताकार कक्षा में कोई घूर्णन नहीं करता। ये हमें पता है कि वृत्ताकार में नहीं करता है, ये कैसा करता है, अंडाकार कक्षा में, अंडाकार कक्षा में। वैसे प्रॉपर नाम देखें तो इलिप्टिकल पाथ होता है, इसका पाथ कैसा होता है, इलिप्टिकल पाथ होता है। तो यही दूसरा हो गया, ये गलत है। सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित ग्रहों का एक चक्कर पूरा लगाने में ज्यादा टाइम लगता है। जी हाँ, टी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर क्यूब। तो भाई जिसका सीधी बात है, दूरी जिसकी ज्यादा होगी उसे टाइम ज्यादा लगेगा, तो ये सही है। तो पूछा है गलत कौन सा होगा, तो केवल दूसरा, सेकेंड ऑप्शन। ग्रह की स्थितिज ऊर्जा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन भी है, इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। तो देखिए, ग्रह की स्थितिज ऊर्जा निगेटिव होती है, यानी ए का सेकेंड। ग्रह की कुल ऊर्जा भी निगेटिव होती है क्योंकि बाउंडेड सिस्टम होता है, यह भी ऋणात्मक होती है। गतिज ऊर्जा कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, तो यह धनात्मक होती है, तो सी का हो गया 1। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे 31 का, तो ए का सेकेंड, बी का सेकेंड, तो ये पहले कटा, ये कटा, ये कटा, तीसरा हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक ठोस गोले द्रव्यमान एवं गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ताकत केंद्र से दूरी आर के साथ बदलती रहती है। अब ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जब वैल्यू कम होती है तो ये आपका सिंपल सा ग्राफ होता है, ठीक है। 32 में 32 का पहला ग्राफ होगा, क्योंकि पहले कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, सीधी रेखा, सीधी रेखा मिलता है। अच्छा, सीधी रेखा मिलने का सीधा रीजन ये होता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दूरी के, लेकिन सिर्फ यहां तक। तो इस तरीके से 32 का दूसरा हो गया, 31 का पहला। 32 पे आते हैं। एक खोखले गोले द्रव्यमान एवं त्रिज्या के कारण कोणीय विभव के साथ। अब ध्यान से देखें तो 33 में, तो यहां पे हमें पता है पोटेंशियल निगेटिव होता है और उसके बाद फिर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो 33 का निगेटिव फिर पॉजिटिव दूसरा हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि पृथ्वी कक्षा अपनी घूमना बंद कर दे तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पर मान सभी स्थानों पर समान हो जाएगा। यदि पृथ्वी अचानक अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान सभी स्थानों पर समान हो जाएगा। जी नहीं, ये बदलेगा सिर्फ किसको, पोल को। पोल और इक्वेटर में हमेशा अंतर रहेगा। तो इसका सीधा मतलब यह है कि पहला स्टेटमेंट सभी स्थान पे समान नहीं होगा। तो इसका गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान पृथ्वी के घूर्णन पर निर्भर करता है। यानी हम 34 का अगर हम देखेंगे तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो असर्शन है वो गलत है, क्योंकि भाई हमें पता है कि जो पोल होता है, ध्रुव, वहां पे कभी भी जी की वैल्यू नियत रहती है, बदलती कहाँ इक्वेटर पे। तो पहला कथन आपको दे रखा है, अब पूछा गया है कि 34, तो 34 का कौन सा आंसर हो जाएगा, ए गलत है लेकिन आर सही है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे बोला है कि समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखे गए तीनों द्रव्यमानों के बीच बिंदु O पर तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले आपको तो डायरेक्ट कर दिया करिए। देखिए इस तरीके से लाइन खींचिए। अब देखिए दो बराबर भाग में बट गया, यानी आपको सिमेट्री मिल रही है। क्या मिल रही है, सिमेट्री। जब ये दो बराबर भाग में बट जाए, दो बराबर भाग में बट जाए तो सममिति के कारण, सममिति के कारण, सिमेट्री के कारण, सममिति, सिमेट्री, जहां भी सिमेट्री मिले वहां पे हम एफ नेट क्या बोल देंगे, एफ नेट 0, यानी कुल बल क्या होगा, 0। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध का मतलब गलत है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, अशुद्ध का मतलब यहां गलत से है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, सही है। पृथ्वी पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, सही है। गुरुत्वीय बल माध्यम निर्भर बल है, जी नहीं, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए द्रव्यमान एम प्रक्षेपित किया जाता है। प्रारंभिक चाल v जो है वो बराबर दी गई है। अब आपसे कहा जा रहा है कि इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करिए। अब हम लोग आ जाते हैं, थोड़ा सा सिस्टमैटिक करते हैं। पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। आगे के क्वेश्चन नहीं हम लोग इतना लंबा ले जाएंगे। अब देखो, एक डायग्राम हम लोगों ने बना लिया, छोटा साइज थोड़ी सी कर देते हैं इसकी। अब क्वेश्चन में बोल के जो रखा गया है उस पे जाते हैं। अब ये मान लेते हैं आपका सेंटर है। अब देखिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो ये रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा, ये रेडियस ऑफ अर्थ आर ही हो जाएगा। और क्वेश्चन में वो बोला जा रहा है कि 60 डिग्री से आप फेंक रहे हो, वी नॉट से, इससे फेंक रहे हैं हम। अब डायग्राम को थोड़ा सा सिस्टमेटिकली समझना। अब यहां से ये भाई फेंकेंगे तो ये प्रोजेक्टाइल के तौर पे जाएगा, फेंका तो सीधा जाएगा, फेंकेंगे हम इसको सीधा, लेकिन ये सीधा जाएगा नहीं, ये ऐसे 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 गिरेगा। तो ये हमें देगा आर मैक्स। क्या देगा? आर मैक्स, मतलब आर अधिकतम देगा। अब जब हम यहां पे आगे बढ़ेंगे तो ये आगे की तरफ जाके ही गिरेगा। तो यहां से वी नॉट है, तो एक कंपोनेंट जो सटा होगा वो वी नॉट कॉस 60 डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री आ जाएगा। और ये आ जाएगा वी नॉट बाई 2, ये आ जाएगा वी नॉट साइन 60 डिग्री, ये वैल्यू आ जाएगी वी नॉट रूट 3/2। ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम लोग, ये लिख पाना पॉसिबल है। अब आगे आते हैं हम लोग, थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है करते हैं। अब देखिए, हमें पता है कि एफ फोर्स नीचे लग रहा होगा। अब इसी पे कैलकुलेशन कर देते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन कोई खास बात नहीं है इसमें। देखिए, कोणीय संवेग से, कोणीय संवेग से पहले चीज है कि कोणीय संवेग हम लगा देंगे, उसको कंजर्व कराएंगे के संरक्षण से, सी पर संरक्षित करने से, सी पर संरक्षित करने से, सी पर संरक्षित करने से ये आ जाएगा एम वी नॉट रूट 3/2 आर ई, ये बराबर हो जाएगा एम वी आर मैक्स के, एम वी आर मैक्स के। आर अधिकतम जो होगा वो कोणीय संवेग सी पे कंजर्व करा लेते हैं। और अगर 2 पॉइंट ले लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एफ, तो और ये पॉइंट मान लेते हैं, अपने मन से पी मान लेते हैं। भाई पॉइंट तो मानना पड़ेगा आपको। अब यहां हम लोग लिख सकते हैं मैकेनिकल ऊर्जा के संरक्षण से, मैकेनिकल ऊर्जा यानी यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण से, यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण से, यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण से अगर मुझे लिखना हुआ तो यहां पे मैं लिख सकता हूं हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। एक मिनट बच्चे, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर माइनस पोटेंशियल लिखेंगे माइनस जी कैपिटल एम ई एम अपान आर ई। पोटेंशियल एनर्जी ये आपका गतिज ऊर्जा है और ये आपका स्थितिज ऊर्जा है, ये बराबर हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। अब आगे जब पोटेंशियल लिखेंगे तो थोड़ा सा सावधानी रखेंगे कि जी
कैपिटल एम ई एम अपान क्या लिखेंगे, आर मैक्स। पी और एफ के बीच में, पी और एफ पे कंजर्व कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम लोग। अब यहां से ये वैल्यू जो यहां से हम लोग चाहें तो वैल्यू निकाल सकते हैं v की, तो v की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो v इक्वल टू, हम लोगों को पीछे ये देखिए v यहां से निकालेंगे तो v की वैल्यू m से m क्या होगा, कट जाएगा, और यहाँ पे v की वैल्यू अगर मुझे लिखनी हुई तो मैं v की वैल्यू कुछ लिख दूंगा, v इक्वल टू √3/2 ReV0 अपान आर मैक्स, ऐसा कुछ लिख सकता हूं मैं। तो यहां से v इक्वल टू हम लोग लिखना चाहेंगे तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, √3/2। हाँ, तो ये वैल्यू हम लोग रख देते हैं डायरेक्ट, तो ये v की वैल्यू आ जाएगी √3/2 ReV0 अपान आर मैक्स, कुछ यही वैल्यू आएगी। अब सिंपल सा कैलकुलेशन बचा है और वो कैलकुलेशन कर देते हैं हम लोग, हाफ mV0 का स्क्वायर माइनस जी कैपिटल MEM अपान RE, ये बराबर, अब यहां पे हम लोग v स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, तो ये v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/2 mv स्क्वायर, v स्क्वायर मतलब अब इसका स्क्वायर करेंगे, ये 2 होगा यहाँ पे, m/2, तो ये आ जाएगा 3/4 RE स्क्वायर V0 का स्क्वायर अपान आर मैक्स का स्क्वायर। ऐसा हम लोग शांति से लिख सकते हैं। और यहां पे हमें पता है V0 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रूट में GME अपान आर, ये भी लिख सकते हैं। यहां से आ जाएगा 1/2 MGME अपान RE, क्योंकि स्क्वायर करेंगे यहां पे तो ये आएगा माइनस G स्मॉल em अपान RE, ये बराबर हम लिख सकते हैं या इधर के हिस्से पे, अच्छा एक चीज हम लोग भूल गए हैं, माइनस GMEM अपान आर मैक्स। काइनेटिक एनर्जी तो हम लोगों ने लिख दी, पोटेंशियल एनर्जी लिखी ही नहीं। अब यहां से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 3/8 m RE स्क्वायर अपान आर स्क्वायर मैक्स, इस तरीके से लिखा जा सकता है। उसके बाद V0 स्क्वायर की वैल्यू यहां से रखेंगे GME अपान RE, GME अपान RE माइनस G कैपिटल MEM अपान आर मैक्स, ऐसा हम लोग कुछ लिखेंगे। अब आगे जब बढ़ेंगे तो यहां से मिल जाएगा, सारी चीजों को कैंसल आउट करेंगे तो ये मिलेगा 1/2 RE माइनस 1 अपान RE दैट इक्वल टू, यहाँ पे 3/8 3R बाई, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3R बाई आर मैक्स का स्क्वायर। इसके बाद क्या बचेगा, माइनस 1/r मैक्स। थोड़ा सा ज्यादा बड़ा क्वेश्चन था बच्चे और टाइम लगेगा ही, तो इसको इधर घटाएंगे तो ये -2/RE आ गया। जब इधर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 3RE माइनस ये RE था ना, 3RE माइनस 8R मैक्स अपान, नीचे क्या लिख सकते हैं 8R मैक्स का स्क्वायर, 8R मैक्स का स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग यहां से लिख सकते हैं 4R मैक्स का स्क्वायर माइनस
8 RE मैक्स। इसके बाद फिर आगे का कैलकुलेशन जो आएगा वो आ जाएगा प्लस 3RE स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसके बाद आगे आएंगे हम लोग, तो यहाँ से हम लोग लिखना चाहेंगे R मैक्स। तो R मैक्स यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो R मैक्स इक्वल टू आ जाएगा 8RE, श्रीधराचार्य फार्मूला लगा देंगे, 8RE प्लस माइनस 16RE स्क्वायर अपान 2A यानी 8। यहां से हम लोग लिख सकते हैं 8RE प्लस माइनस 4RE बाई 8। यहां से ये वैल्यू आ जाएगी 12RE बाई 8। इसे लिख सकते हैं 3/2RE, ऐसी वैल्यू लिख सकते हैं। अब यहां से अगर हम लोग देखें तो H मैक्स जो होगा वो आ जाएगा R मैक्स माइनस RE, R मैक्स माइनस RE, और R मैक्स की वैल्यू हमें पता चल चुकी है 3RE बाई 2 अपान RE, यहां से आ गया RE बाई 2। इस तरीके से अगर हम कंपेयर कर देंगे तो ये वैल्यू RE बाई 2 आया। बहुत लेंथी क्वेश्चन था बच्चे, कैलकुलेशन वैसे बहुत टफ था। पृथ्वी पर मनुष्य का औसत काल 70 साल है। किसी दूसरे ग्रह पर हमारा तो पृथ्वी समान है दूरी पर है, उस ग्रह पर मनुष्य द्वारा बिताई गई औसत आयु होगी। अब ये क्वेश्चन अगर हमें करना हुआ तो हम लोग थोड़ा सा सिंपल तरीका लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम लोग लिख सकते हैं T1 अपान T2 का स्क्वायर, ये बराबर लिख सकते हैं R1 बाई R2 का क्यूब। ये सिंपल सा तरीका है कि लिख सकते हैं ऐसा। अब ये बोल के रखा है हमारी पृथ्वी का दोगुनी दूरी पे है, यानी डिस्टेंस क्या हो गया, दोगुना दे दिया है। यानी हम ऐसा मान लें कि ये T है अपान T डैश है, ये बार R है अपान 2R का क्यूब है, ये कटेगा 1/8 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है स्क्वायर। तो यहाँ से T अपान T डैश ये इक्वल टू आ गया 1/2 रूट में ले लेंगे। तो यहाँ से T डैश इक्वल टू आ गया T2√2। अब आदमी का लाइफ स्पान कितना दिया है ये ले लेंगे हम, तो ये आ जाएगा भाई 2√2 ईयर्स, साल। इसके बाद आगे हम लोगों को लिखना है कि औसत आयु कितनी होगी। तो लाइफ स्पान जो होगा, औसत आयु जो होगी वो 70/2√2 होगी, और ये 70/2√2 होगा 35√2 होगा, 35√2 सॉरी 35/√2, और ये वैल्यू लगभग 25 साल आएगी। वैसे एग्जैक्ट अगर करेंगे तो 2.2474 साल आएगी। तो कितना आएगा 25 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पृथ्वी त्वरण के मान का G गुना है, तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों जगह पे सेम होगी। A और B पे पृथ्वी का G A पे जो है मान B के मान का 9 गुना है, यानी G A पे जो है वो 9 टाइम्स है G B पे। अब पूछ रहा है B पर कितनी ऊंचाई पर पूछ सकता है, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी, गतिज ऊर्जा, तो mGA HA दैट इक्वल टू mGB इंटू HB। इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं m इंटू 9G यहां पे। अब इसे m से m को कैंसिल कर दिया हम लोगों ने। HGA की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 9GB इंटू 2 दैट इक्वल टू GB इंटू HB। तो यहां से देखिए GB से GB कैंसिल हो गया, तो HB कितना आ गया
18 मीटर, दूसरा ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुत कम है? तो हमें पता है कि h इक्वल टू, हम जी एच जो लिखते हैं वो बराबर क्या लिख सकते हैं, जी 1 माइनस 2h बाई आर, और यहां पे क्या लिख सकते हैं, जी डी इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर। तो यहां से d इक्वल टू डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 2h, सारा कैंसिल करेंगे तो d इक्वल टू कितना आ गया, 2h। आगे बढ़ते हैं हम लोग। परस्पर प्रत्येक कण की चाल क्या होगी? देखिए अब हमें पता है कि भाई दोनों के पास मास m है, यहां भी मास m है, रेडियस कितनी दे रखी है, r, तो टोटल डिस्टेंस 2r। जो अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा F अभिकेंद्री, ये बराबर किसके होगा, ग्रेविटेशनल के होगा। तो F अपकेंद्री की बात हो रही है तो देखिए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं mv स्क्वायर बाई आर, रेडियस देख लेते हैं r, ये बराबर किसके होगा, g m स्क्वायर अपान 4r स्क्वायर के। देखिए m से एक ये कटेगा, m आ जाएगा, यहाँ से r कटेगा r, वैसे तरीका तो ये नहीं होता लेकिन हम लोग ऐसे कर देना है। v इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये r गया काम से, तो v इक्वल टू कितना आ गया, जी m अपान 4r, तो यहाँ से v आ गया रूट में जी m अपान 4r, या इसी को लिख सकते हैं 1/2 रूट में जी m बाई आर, देख लीजिए जो भी ऑप्शन हो, 1/2 रूट में जी m बाई आर, तीसरा ऑप्शन हो गया। चलिए 10 कणों का यक्ष 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर द्रव्यमान पर रखे गए हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इतना द्रव्यमान है तो परिमाण बल ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है सुपरपोजिशन। F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3, ऐसे करते करते कितने हैं, 10 है, F10। सिंपल आप प्रिंसिपल आप सुपरपोजिशन लगा दीजिए। सुपरपोजिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे तो नहीं पता। F इक्वल टू यहां हम लिख सकते हैं जी m m1 अपान r1 का स्क्वायर प्लस जी m m2 अपान r2 का स्क्वायर प्लस जी m m10 अपान r10 का स्क्वायर। अब यहां से अगर f की वैल्यू लिखनी हुई तो f इक्वल टू जी m को कॉमन ले लीजिए, तो m1 अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो m1 हमें दे रखा है 1 इंटू 10 पावर माइनस 13 अपान 0.1 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 10 की पावर माइनस 13 अपान 0.2 का स्क्वायर, प्लस करते करते 1000 इंटू 10 की पावर माइनस 13 अपान 1 का स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इसे क्या लिख सकते हो, 10 की पावर ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा, तो F इक्वल टू जी एम। अब देखिए 10 की पावर कितना मिलेगा, -11, 10 की पावर -11, और अंदर जो बचेगा वो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करते करते प्लस 10 तक। और हमें पता है कि अगर जोड़ निकालना हो ऐसी संख्याओं का तो फार्मूला होता है n प्लस 1/2। तो यहां से लिखेंगे 10 प्लस 1 11/2, यहां से आ जाएगा, ठीक है, 10 गुणे 11/2 यानी आ गया 55, आ गया 55। तो F इक्वल टू, अब हम लोगों को लिखना हुआ तो F इक्वल टू आ गया जी एम इंटू 10 की पावर -11 इंटू 55। अब देखिए मास देख लीजिए, m की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 kg, तो खत्म। F इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 1 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 55, 10 की पावर -11 10 की पावर -11 ये हो जाएगा 336.85 इंटू 10 की पावर -22 न्यूटन। इसे हम लोग लिख सकते हैं 3.65 इंटू 10 की पावर -20 न्यूटन, राउंड ऑफ कर दीजिए, 3.7 गुणे 10 की घाते -20 न्यूटन। यहां से हो गया पहला ऑप्शन। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे
तो बच्चे थोड़ा सा बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है। इसमें ऑप्शन तीसरा आता है, इसको आप स्पेशल केस की तरह याद रखना। वैसे मैं डेरिवेशन तो करवा दूंगा, लेकिन वो डेरिवेशन आपके किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। अब जैसे यहां से देखिए, मैं सिंपल सा हिंट ले लेता हूं। ये डिस्टेंस x है और x पे ये वैल्यू dm है और लेंथ क्या मान लेते हैं, dx। और अगर भाई सीधी बात है कि चित्र में दिखा दिया गया rad 1 rad 2, तो अगर हम इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड देखना चाहे, गुरुत्वीय फील्ड देखना चाहेंगे, तो वो g हो जाएगा। उसके बाद m होगा अपान, अब मास कैपिटल M दिया है तो कैपिटल M रखेंगे, gm x और x प्लस l। हो सकता है कि इसका कैलकुलेशन आपकी समझ में थोड़ा सा कम आए। थोड़ा सा कम क्यों आएगा उसका भी रीजन है प्रभु। और लैम्डा इक्वल टू हम लोग निकालना चाहेंगे तो m बाई एल आएगा और ये बराबर आ जाएगा dm बाई dx के। तो यहां से अगर हम लोग लिखना चाहेंगे dm की वैल्यू, तो dm इक्वल टू आ गया m बाई एल dx। ये बचपन से पढ़ते आए हम लोग। चलिए अब यूज करते हैं इसको। df इक्वल टू अगर हमें लिखना है तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, dm इंटू ई, dm इंटू ई लिखेंगे। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं m बाई एल, कैपिटल एल है कि स्मॉल एल है, स्मॉल एल है, हर जगह स्मॉल एल है, ये ध्यान देना पड़ेगा। स्मॉल एल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्मॉल m बाई एल dx। इसके बाद e की वैल्यू जब हम लिखेंगे तो e की वैल्यू होगी gm अपान x प्लस l। ऐसा हम लोग कुछ लिखेंगे। अब यहां से वैल्यू अगर हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे तो ये आ जाएगा gm स्क्वायर अपान, ऊपर नीचे l का l, dx अपान x प्लस l। ऐसा हम लोग कुछ लिख सकते हैं। अब यहां से हम जब आगे बढ़ेंगे तो ऊपर नीचे l का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये लिखा जा सकता है gm स्क्वायर अपान l स्क्वायर। इसके बाद अब देखिए जब मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो यहाँ पे एक खास बात हो जाएगी कि ये जो l ऊपर जाएगा तो l को हम लोग डायरेक्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, l dx अपान x प्लस l। अब थोड़ी सी चीज मैं आपको समझाता हूं, लिख रहा हूं फिर वो मैथमेटिकल है उसके बाद समझाऊंगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं gm स्क्वायर अपान l स्क्वायर। अब बचेगा क्या, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस l dx। ये कहां से लिखा है मैंने, ये समझिए। अगर 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस l लिखा है तो इसे अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए ये आता है कि नहीं। तो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये हो जाएगा x प्लस एल माइनस एक्स अपान x प्लस एल। ये कटेगा प्लस माइनस तो यहां से आ जाएगा l x अपान एक्स प्लस एल। यही चीज लिखी गई थी। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं gm स्क्वायर अपान एल स्क्वायर 1 बाई एक्स dx, gm स्क्वायर अपान एल एक्स 1 माइनस एक्स प्लस एल dl लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो इंटीग्रेट करते हुए हम ध्यान रखेंगे gm स्क्वायर अपान एल स्क्वायर हम कहाँ ले लेंगे, बाहर की तरफ ले लेंगे। अब सिर्फ इंटीग्रेशन हम लोग करने जा रहे हैं, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, या अभी इस पे ही रहने देते हैं, 1 बाई एक्स माइनस 1 अपान एक्स प्लस एल dx। ये अभी जो वैल्यू मिली हमें df की मिली है, तो f इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, df। अब यहां से अगर हम लोग देखेंगे शुरुआत से तो लिमिट क्या ले सकते हैं, d, लोअर लिमिट हम d लेंगे, अपर लिमिट ले लेंगे d प्लस एल। अब यहां से इंटीग्रेट होने के कोशिश करेंगे तो gm स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये आ जाएगा आपका ln ये इंटीग्रेट कर देंगे तो ln x अपान x प्लस एल आएगा, और कहां से कहां तक, d से d प्लस एल तक, d से d प्लस एल तक। अब यहां से, और ये हम लोग करने जा रहे हैं इसको इंटीग्रेट। अब यहां से इंटीग्रेट जब हम लोग करके रखेंगे
तो ये वैल्यू आ जाएगी जी एम स्क्वायर अपान एल स्क्वायर, जी एम स्क्वायर अपान एल स्क्वायर आएगा। इसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी आपकी एल एन डी प्लस एल अपान डी प्लस एल का स्क्वायर अपान डी डी प्लस, ये कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, डी प्लस 2l होगा, एल प्लस एल 2l हो जाएगा, डी डी प्लस 2l। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा जी एम स्क्वायर अपान एल स्क्वायर, उसके बाद एल एन आएगा, फिर हम इसे लिख सकते हैं एल एन को लॉग ई लिख सकते हैं, लॉग ई की पावर बेस डी प्लस एल का स्क्वायर अपान डी डी प्लस 2l। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन तीसरा हो गया, जो पहले ही हो चुका था। गुरुत्वीय नियतांक अगर 44 का पूछा जा रहा है तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कि 44 का आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका m की पावर -1 आता है, l की पावर 3, t की पावर -2, तो 44 तो आपको पता है कि दूसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब सौर कहीं से कहीं भी जाओ, जहां से चले थे, अगर वहां नहीं पहुंच रहे हो तो हमेशा कार्य, विभव, विभवांतर सब क्या होगा, ऋणात्मक होगा। किस सर्वप्रथम जी का प्रयोग मान कैवेंडिश ने दिया था, एनसीईआरटी में दिया है 1798 में, इंग्लिश साइंटिस्ट थे। अब इस तरीके का क्वेश्चन करना हो बच्चे तो डायरेक्ट ये जोड़ दो, ये वैल्यू अगर ठीक है, ये जोड़ेंगे, ये रूट में 3r है, ये r है, ये रूट में 3r है, ये r है, तो ये 2r आएगा। और ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप यूज कर दीजिए f इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपान 1 इंटू √3r अपान 2r का क्यूब। ये सबसे सिंपल ट्रिक होती है, ये ट्रिक की तरह यूज कर लेना। तो यहां से आ जाएगा जी कैपिटल M स्मॉल m अपान 1 इंटू √3r अपान 8r क्यूब। यहां से प्रभु ये कटेगा तो ये आ जाएगा √3/8 जी कैपिटल M स्मॉल m अपान r स्क्वायर। नीट में आपको ये ट्रिक पता होनी चाहिए बस। अगर यहां पे हम लोग देखेंगे तो इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो देखो बच्चे, ये अगर हम देखेंगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको इजिली किया जा सकता है। तो आइए करते हैं इसको। तो देखिए, हमें पता है कि टोटल फोर्स F इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, जी कैपिटल M स्मॉल m अपान 2r का स्क्वायर, यानी आ गया जी कैपिटल M स्मॉल m अपान 4r स्क्वायर। और हमें पता है कि जब इस r रेडियस से काट रहे हैं और ये डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम पे, तो इसका जो m आएगा m नॉट, वो कितना मिलेगा, m/8। इसमें कोई तकलीफ हम लोगों को होनी नहीं है। तो अब नया फोर्स F जो लिखना होगा, ये नया वाला फोर्स हम लोग लिख देंगे G m/8, उसके बाद क्या लिखेंगे m, और डिस्टेंस अगर आप ध्यान से देखें तो डिस्टेंस हमारी यहां से यहां तक लेंगे हम, क्योंकि भाई सेंटर से सेंटर लेना है, तो ये 3r/2। तो यहां पे नीचे लिख देंगे 3r/2 का स्क्वायर। अब यहां से कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा जी कैपिटल M स्मॉल m अपान r स्क्वायर इंटू 4r स्क्वायर इंटू 2/9, यहां से आ गया 2/9 f। तो टोटल f चाहिए बचा हुआ, तो ये हो जाएगा f माइनस 2f/9, यहां से वैल्यू आ जाएगी 7f/9। तो कौन सा आंसर हो गया, 7f/9 पहला। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, प्रतिकर्षण बल, स्थूल वैद्युत बल, संरक्षी बल होता है, कंजर्वेटिव होता है। केपलर के द्वितीय नियम का आधार है कोणीय संवेग संरक्षण। चलिए, ये सारे क्वेश्चन हो गए मेरे प्यारे बच्चों।